Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 10th of March 2022. तो गाइज आज है तारीख 10 मार्च 2022 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं जो कि इसी पीडीएफ में पिंड हुए हुए होंगे। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैनल पर एक्सेस कर सकते हो, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। नाउ बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है गल्फ ऑफ मसीराह को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, जो गाडगिल कमेटी रिपोर्ट है और कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट है, ये कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलती है। आखिरकार ये जो रिपोर्ट है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ऑप्शन बी गंगा एक्शन प्लान, ऑप्शन सी लिंकिंग ऑफ रिवर्स या फिर ऑप्शन डी प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। नाउ इसका आंसर नहीं मिलता है किसी को अब भी, तो कोई परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। वीडियो के लास्ट में भी मैं आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर दे दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि हमारे आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 के ऊपर मेंशन्ड आपको देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल के अंदर रशिया ने एक स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट क्या है, ओवरथ्रोइंग यूक्रेन गवर्नमेंट इज नॉट आवर गोल। मतलब कि रशिया कह रहा है जो करंट सरकार है यूक्रेन के अंदर, उसको हटाने का गोल रशिया का है नहीं। अब रशिया करंट सरकार को नहीं हटाना चाहता तो क्या करना चाहता है, वो चाहता यह है कि यूक्रेन की जो करंट गवर्नमेंट है वो एक न्यूट्रल गवर्नमेंट हो। अब न्यूट्रल गवर्नमेंट होने का मतलब क्या है, हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से एनालाइज करेंगे। अगर आप लोगों ने रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को समझा है अच्छे से, तो आप लोग यहाँ पर इस आर्टिकल की हेडिंग देख के समझ गए होंगे। नहीं समझाया तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए इस आर्टिकल को बहुत अच्छे से एनालाइज करके बताने वाला हूँ। पहली चीज़ हम लोग यहाँ पर समझते हैं कुछ चीज़ें ड्रॉ करके। मान लो यहाँ पर बीच में यूक्रेन है, इधर आपको रशिया देखने को मिलेगा, इधर आपको यूएस देखने को मिलेगा। तो हुआ क्या, आज के टाइम पे जो करंट गवर्नमेंट है यूक्रेन के अंदर वो प्रो यूएस देखने को मिलती है, प्रो अमेरिकन है। तो अमेरिका की साइड में, वेस्टर्न कंट्रीज़ की साइड में ज़्यादा उसका झुकाव देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर यूक्रेन का झुकाव आज के टाइम पर यूएस की साइड पे थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, और रशिया ये बिल्कुल नहीं चाहता कि यूक्रेन प्रो अमेरिका हो। क्लियर हुआ। अब इसी चीज़ को देखते हुए रशिया चाहता है कि यूक्रेन की सरकार न्यूट्रल हो, ना ज़्यादा यूएस की साइड में हो, ना ज़्यादा रशिया की साइड में हो। लेकिन एग्जैक्टली अगर हम देखें तो रशिया चाहता यह है कि जो यूक्रेन है वो प्रो रशिया देखने को मिले, रशिया के हिसाब से पूरा यूक्रेन वर्क करे। क्योंकि इसके पीछे का एक कारण और है, क्योंकि आपको पता होगा पिछले कुछ टाइम से यूक्रेन ने एक डिमांड करी है। वो डिमांड यह है कि मुझे नाटो का मेंबर बना दो। नाटो क्या है, नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 30 कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पर इस पूरे नाटो ग्रुप को हेड करता है यूएस, ये भी आपको पता है। अब होता क्या है, ये जो कंट्रीज़ है 30 कंट्रीज़, ये अपने आप में बहुत सिक्योर फील करती हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि नाटो का आर्टिकल 5 बोलता यह है कि इन 30 देशों में से, अगर इन 30 देशों में से किसी भी देश के ऊपर कोई कंट्री अटैक कर देती है तो ये तीनों पूरे के 30 देश मिलकर यहाँ पर उस कंट्री को अटैक करेंगे। तो ये यहाँ पर नाटो का आर्टिकल 5 बोलता है। तो यूक्रेन भी यहाँ पर सोच रहा था कि हाँ, हमें भी एक सिक्योरिटी मिल जाएगी, हम भी नाटो का मेंबर बन जाते हैं। तो यूक्रेन ने डिमांड उठाई कि नाटो का मेंबर बना दो। रशिया इसको हमेशा मना करता रहा और यूएसए ही मना करता रहा कि यूक्रेन को नाटो का मेंबर नहीं बनाना है। लेकिन रशिया ने अपनी तरफ से यूएस ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट क्या दिया, इन्होंने स्टेटमेंट ये दिया कि देखो ऐसा नहीं होगा,
अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता है वो उसकी मर्जी है, प्लस अगर ज़रूरत पड़ेगी आगे तो उसको नाटो का मेंबर बनाया जाएगा। अब यही बात रशिया को पसंद नहीं आती है। अब व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर फिर इन्वेड करते हैं पूरे यूक्रेन को, ठीक है। पूरे यूक्रेन के ऊपर आज के टाइम पर जो अटैक हो रहा है उसके पीछे यहाँ पर एक बहुत बड़ा कारण आपको ये भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक मैप के ऊपर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर आप लोग ये मैप देख पा रहे होंगे, इधर ये यूक्रेन का मैप है, इधर आपको रशिया नजर आएगा यूक्रेन के पीछे ही। और अगर यूक्रेन नाटो का पार्ट बन भी जाता है तो इससे क्या होगा, अमेरिका यहाँ पर आकर बैठ जाएगा, है ना, यूक्रेन के बॉर्डर पर। और मान लो कभी यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, इधर से कोई अटैक हो जाता है रशिया की साइड में, तो रशिया इनके ऊपर अटैक कर देता है। तो इससे क्या होगा, एक कंट्री के ऊपर अटैक हुआ मतलब पूरे के पूरे 30, या जो यूक्रेन अगर ऐड हो जाता है तो 31 कंट्री के ऊपर अटैक हो गया, ठीक है। मतलब नाटो की सारी कंट्रीज़ के ऊपर अटैक हो गया, तो ये सारी कंट्रीज़ मिलकर फिर अटैक करेंगी रशिया के ऊपर। तो रशिया नहीं चाहता ये सारी चीज़ें हो, ठीक है, नहीं चाहता यहाँ पर नाटो आकर बैठे। पहले से ही बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं, जो पहले सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करती थी, वो सब नाटो का मेंबर बन चुकी हैं। तो अब यहाँ पर इसको वो मेंबर नहीं बनाना चाहता। क्लियर हुआ। तो ये यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा पॉइंट देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से रशिया चाहता है कि एक सरकार ऐसी बैठी हो जो कि न्यूट्रल एस्पेक्ट लेकर हो, ठीक है। यहाँ पर वो अमेरिका की सुने ही ना, एग्जैक्टली वो चाहते हैं कि यहाँ पर प्रो रशियन गवर्नमेंट बैठी हो। क्लियर हुआ। तो आई होप आपको यहाँ पर ये स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर और क्या बताया गया, देखो ये जो स्टेटमेंट है रशिया की तरफ से ये कब आया है, क्योंकि हमने कल एक आर्टिकल पढ़ा था, याद होगा आपको, फ्रंट पेज पे आर्टिकल पढ़ा था। फ्रंट पेज पे आर्टिकल क्या पढ़ा था, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने स्टेटमेंट ये दिया है कि हम लोग अब नाटो को ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग नाटो को ज्वाइन नहीं करने वाले। और साथ ही साथ यहाँ पर जेलेंस्की ने यह भी बोला कि जो रशिया ने रिसेंटली यूक्रेन के 2 हिस्सों को इंडिपेंडेंट देश घोषित कर दिया है, उसको लेकर भी यूक्रेन कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। तो मतलब यूक्रेन की साइड से अभी आज के टाइम पर काफ़ी सारे कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ से बातचीत की गई है। उसके बाद ही यहाँ पर आप देख पाओगे रशिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। इसका मतलब यह है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, ये यूक्रेन है, ये जो क्रीमिया वाला रीजन है, ठीक है, इसको आप हिंदी में क्रीमिया बोलो, क्रीमिया भी बोला जाता है, प्लस इंग्लिश में आप लोग यहाँ पर इसको प्रोनाउंस करोगे तो क्राइमिया भी यहाँ पर इसको बोला जाता है। बट यहाँ पर आप देख पाओगे जो रीजन है, इस रीजन को ऑलरेडी रशिया हथिया चुका है। बट ये जो दो रीजन आपको देखने को मिलेंगे, लुहांस्क और दोनेत्स्क, ये रिसेंटली हुआ क्या है आपको पता होगा। इन दोनों रीजन के अंदर जो लोग रहते हैं वो प्रो रशियन लोग रहते हैं, और इन दोनों रीजन को ही अभी क्या कर दिया गया, रशिया के थ्रू इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया कि आप यहाँ पर अलग अलग देश हो। तो यूक्रेन ने बोला चलो हम लोग इस चीज़ को लेकर भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं। प्लस यूक्रेन ने नाटो से मदद मांगी यहाँ पर, फिर भी आप कह सकते हो नाटो की तरफ से मदद नहीं आई, तो नाटो अब यूक्रेन ज्वाइन नहीं करेगा। तो ये तरफ से स्टेटमेंट आए, उसके बाद ही रशिया का ये स्टेटमेंट आया कि चलो ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोगों को पॉसिबिलिटी आने वाले टाइम पर नजर आ सकती है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में पीस टॉक, ठीक है, यानी कि शांतिपूर्वक बातचीत हो, और उसके बाद क्या हो, ये जो मामला है यहीं पर थम जाए, सीज फायर वगैरह हो जाए, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग पहले से भी फोकस कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा टॉक्स के ऊपर, बातचीत के ऊपर। यूक्रेन और रशिया के ऑफिशियल्स के बीच में पहले भी काफ़ी सारी बातचीत हो चुकी हैं। नाउ अब यहाँ पर एक और बातचीत होगी डेफिनेटली, और जहाँ पर ये काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इसी पर्टिकुलर इशू को लेकर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया दोनों कंट्रीज़ मिलकर अभी की बार जो बातचीत करेंगे उनका फोकस रहेगा ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के ऊपर। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को बनाया जाएगा ताकि जो सिविलियंस है उनको इवैक्यूएट कर दिया जाए, ठीक है, उनको यहाँ पर क्या कर दिया जाए, वहाँ से जो कंट्री है, कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वहाँ से आराम से निकाल दिया जाए। क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारे लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं, तो वो लोग आराम से निकल जाएंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के बारे में जान लो आखिरकार होता क्या है, जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर एक ऐसा जोन होता है जिसको डीमिलिटराइज जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है। मान लो अभी यहाँ पर रशिया यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, रशिया लगातार अटैक कर रहा है, तो अब यहाँ पर एक जोन बना दिया जाएगा, एक कॉरिडोर बना दिया जाएगा। उस कॉरिडोर में कोई भी अटैक वगैरह होगा नहीं। वहाँ से क्या होगा, उस कॉरिडोर से जो भी लोग फंसे हुए हैं यूक्रेन के अंदर उनको निकाल दिया जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर। जो यूनाइटेड नेशन है इसने यहाँ पर काफ़ी चर्चा करी है ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के बारे में। एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जो है एक पॉसिबल यहाँ पर सोल्यूशन होता है, मतलब जहाँ पर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वहाँ से अगर लोगों को निकालना है तो उसके लिए एक सबसे बढ़िया सोल्यूशन यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर देखने को मिलता है।
क्लियर हुआ। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कुछ चीज़ लगा रखी थी, जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की जब हम बात करते हैं तो कभी क्या इसका यूज़ हुआ है, तो बिल्कुल बहुत कम केसेस में यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स को बनाया जाता है। लेकिन बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं इतिहास में 1948 से लेकर 1949 के बीच में, तब भी यहाँ पर इन कॉरिडोर्स को बनाया गया था। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं इन कॉरिडोर्स का गलत इस्तेमाल भी हो जाता है, यहाँ पर वेपन्स वगैरह को स्मगल करने के लिए यूज़ करने लगते हैं इस कॉरिडोर को। अदरवाइज़ यहाँ पर ये कॉरिडोर बहुत हेल्पफुल होता है बहुत सारे लोगों के लिए, जो भी आज के टाइम पर या फिर किसी भी कंट्री में जब भी कॉन्फ्लिक्ट चला है वहाँ पे फंसे हुए हैं, तो इसी कॉरिडोर के माध्यम से यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा सपोर्ट मिल जाता है लोगों को। क्लियर हुआ। तो आई होप आपको यहाँ पर इस आर्टिकल के रिगार्डिंग सारी बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। इसी आर्टिकल के नीचे पेज नंबर 1 पर ही आपको एक छोटा सा आर्टिकल ये भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात की गई है, कैबिनेट ने यहाँ पर हाँ कर दिया या फिर कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है एक नई फर्म के लिए। एक नई फर्म होगी जो कि यहाँ पर सरकारी ज़मीन को मोनेटाइज करेगी। ठीक है, सरकारी ज़मीन को मोनेटाइज करने का मतलब यह है उस ज़मीन को यहाँ पर ऐसे यूज़ किया जाएगा कि उस ज़मीन से कुछ ना कुछ पैसा आता रहे सरकार के पास, जिस ज़मीन का आज के टाइम पर यूज़ हो नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कैबिनेट ने वेडनेसडे मतलब कल के दिन ही यहाँ पर यह अप्रूव किया कि हम लोग एक नया गवर्नमेंट का खुद का एक फर्म बनाएंगे जो कि सरकारी ज़मीनों को वो मोनेटाइज करने का काम करेगा। जो नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन है, इसको यहाँ पर बना हुआ है। बेसिकली यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर स्टार्टिंग में कुछ पैसा अनाउंस किया गया था। इनिशियल जो ऑथोराइज कैपिटल थी वो थी 5000 करोड़ रुपीज़ की, और पेड अप कैपिटल यहाँ पर 150 करोड़ रुपीज़ की देखने को मिलती थी। बट यहाँ पे जो ये बॉडी है NLMC, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, तो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करेगी, इस पूरे के पूरे बॉडी के अंदर एक चेयरमैन को अपॉइंट करेगी। ठीक है, एक चेयरमैन होगा जो कि इस पूरी बॉडी को देखेगा। प्लस यहाँ पर जो भी चेयरमैन होगा उसको मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर लिया जाएगा। प्लस कुछ यहाँ पर और भी चीज़ें, जो भी प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल्स होंगे उनको हायर किया जाएगा। ये जो बॉडी है ये सारा काम देखने वाली है। ये क्या करेगी, जो भी सरकार के पास एक्स्ट्रा ज़मीन है, एक्स्ट्रा लैंड और बिल्डिंग पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उन सबको यहाँ पर लीज पर देकर या फिर जैसे भी क्या होगा, उन सारी चीज़ों से पैसा कमाया जाएगा जो कि आज के टाइम पर यूज़ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, सरकार रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा। तो आपको याद होगा ऐसा कुछ यहाँ पर मतलब जो ऐसा कुछ प्रोसेस है, इसको लेकर सरकार ऑलरेडी एक प्रोग्राम लेकर आ चुकी है, उसका नाम है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। यहाँ पर क्या है, अगेन सरकार ने बोला जो पब्लिक एसेट्स हैं, जो सरकारी एसेट्स आपको देखने को मिलते हैं, उन सबको यहाँ पर आप कह सकते हो ऐसे यूज़ करेंगे जिससे सरकार के पास पैसा है। जैसे एग्जाम्पल हुआ, कोई हाईवे हुआ, एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था हाईवे का। कोई हाईवे हुआ तो उस हाईवे को क्या होगा, मतलब कोई प्राइवेट सेक्टर को लीज पर दे दिया, रेंट पर दे दिया कि आप यहाँ पर 10 साल के लिए इसको रखो और उसके बाद 10 साल के लिए हमें अमाउंट दे दो, इतने करोड़ रुपए चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो इस प्रकार से काम हो जाएगा। सरकार के पास पैसा आ गया, 10 साल के लिए वो हाईवे किसी प्राइवेट सेक्टर के पास चला गया, प्राइवेट सेक्टर उस हाईवे को अपने हिसाब से यूज़ कर पाएगा। ठीक है, वहाँ पर उस हाईवे से जो है काफ़ी सारा पैसा जनरेट करने की जो बात है वो सब प्राइवेट सेक्टर खुद अपने आप देखेगा। चाहे वहाँ पर रेस्टोरेंट्स बनाए, चाहे वहाँ पर पेट्रोल पंप बनाए, चाहे वहाँ पर टोल टैक्सेस हों, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्राइवेट सेक्टर वहाँ पर लगा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर काम किया जाता है। मतलब जो सरकारी एसेट्स हैं, तो सरकारी एसेट्स को यहाँ पर मोनेटाइज करने के बारे में चर्चा की गई है। इसको लेकर सरकार ने एक नए फर्म को लेकर अप्रूवल दिया है। क्लियर हुआ। और उसके लिए जो नई फर्म, नई बॉडी है वो कौन सी है, वो बॉडी है NLMC का ध्यान रखना, ये नाम है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन। चलो आगे बढ़ते हैं ना। उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, खासकर GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे बात की गई है इंडिया और चाइना को लेकर। तो इंडिया और चाइना अभी यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं और चाइना देख रहा है कि हम लोग कुछ सोल्यूशन लेकर आ जाएंगे, खासकर LAC वाले क्वेश्चन के ऊपर। हुआ क्या है मैं आपको समझाता हूँ। चाइना ने वेडनेसडे में यहाँ पर बोला कि एक मिलिट्री लेवल टॉक करेंगे। ठीक है, फ्राइडे मतलब कि कल के दिन एक बातचीत होगी चाइना और इंडिया के बीच में। अब ये जो बातचीत होने वाली है वो बातचीत इसलिए होगी, जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला एरिया, इस एरिया के अंदर बहुत सारे डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इंडिया चाइना के बीच में बहुत सारा विवाद देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एरिया पर हम लोग कैसे सोल्यूशन कोई लेकर आ सकते हैं, उस सोल्यूशन को लेकर चर्चा की जाएगी। ये जो टॉक है, ये जो बातचीत होगी, ये 15वां राउंड होने वाला है। ठीक है, तो आप कह सकते हो 15वां राउंड। बिल्कुल, तो इससे पहले ऑलरेडी बहुत सारे राउंड हो चुके हैं, ये 15वां राउंड होगा जहाँ पर दोनों कंट्रीज मिलकर फोकस करेंगी कि डिसएंगेज किया जा सके। देखो, हम डिसएंगेज कर चुके हैं पहले भी। 2020 में एक क्राइसिस स्टार्ट हुआ था। 2020 में जो है चाइनीज़ के जो सोल्जर्स है वो यहाँ पर इंडिया के अंदर एंटर कर गए थे।
ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर बीच में बहुत सारा विवाद हो चुका था, बीच में यहाँ पर काफ़ी बड़ा डिस्प्यूट हो चुका था, इनफैक्ट एलएसी पर हाथापाई हो चुकी थी दोनों के सोल्जर्स के बीच में, ये चीज़ें देखने को मिली थी। नाउ अब की बार यहाँ पर हम लोग फोकस करने वाले हैं पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के ऊपर और हॉट स्प्रिंग वाले एरिया के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर अभी भी विवाद बना हुआ है। तो इस विवाद पर डिस्कशन होगा और फोकस किया जाएगा कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर एक सोल्यूशन लेकर आ सकते हैं और इस पूरे मैटर को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, ये बताया गया। जो डिसएंगेजमेंट है ये ऑलरेडी हो चुका है पेंगोंग सो लेक के ऊपर, उसके बाद गालवान वैली पर देखने को मिलेगा, गोगरा वाला रीजन पर देखने को मिलेगा। तो इन सभी एरियाज़ पर ऑलरेडी यहाँ पर डिसएंगेजमेंट हो चुका है। डिसएंगेजमेंट मतलब जो यहाँ पे सोल्जर्स आए हुए थे दोनों कंट्रीज़ के, वो पीछे पीछे हट जाएंगे, जो चाइना के वो पीछे चले गए और इंडिया के भी पीछे चले गए। ठीक है, तो ये हम लोग देख पाते हैं। उसके बाद अभी देखो क्या हुआ, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है इनकी तरफ से बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए, ठीक है, कि हम लोग बातचीत करेंगे, हम लोग यहाँ पर बातचीत करने के साथ सोल्यूशन लेकर आएंगे, इससे चाइना और इंडिया के रिलेशंस और ज़्यादा बेहतर ग्रो करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर इनका थ्रू एक और स्टेटमेंट आया कि हम लोग आशा करते हैं कि जो इंडिया है वो चाइना के साथ काम करेगा कंटिन्यूसली, हमारे साथ जो म्यूचुअल ट्रस्ट है वो यहाँ पर बढ़ता रहेगा, हमारे जो कॉपरेशन है वो मजबूत होते रहेंगे। तो इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर एक सोल्यूशन लाने की ज़्यादातर आवश्यकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, किसकी साइड से, चाइना की साइड से। नाउ मैं आप लोगों को कुछ मैप दिखाता हूं, क्योंकि जब तक आप मैप नहीं देखोगे ना तब तक कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। मैप देख लोगे तो दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी। इस वाले मैप को देखो, ये मैप बहुत अच्छा है, यहाँ पर सारे एरियाज़ के बारे में बताया गया है। जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, अभी मैंने आपको बताया जो भी बातचीत होगी वो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के ऊपर है ना, मतलब ये वाला जो एरिया है PP15 मतलब पेट्रोलिंग पॉइंट 15, ये वाला जो एरिया यहाँ पर अभी भी विवाद है। तो इस वाले एरिया पे कैसे एक सोल्यूशन लेकर आ सकते हैं। प्लस गलवान वैली पर ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, गलवान वैली पर ऑलरेडी डिसएंगेजमेंट हो चुका है। ठीक है, यहीं पर विवाद हुआ था, बट अभी फिलहाल यहाँ पर भी डिस्प्यूट बना हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन लेकर आएंगे। प्लस गोगरा वाले रीजन पर सोल्यूशन लेकर आएंगे। तो ये दोनों रीजन यहीं पर हैं, हॉट स्प्रिंग वाला और गोगरा वाला, दोनों यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लोकेशन ज़रूर देख लेना, लोकेशन से काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो पेंगोंग सो है, नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग सो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये पूरा का पूरा जो रेड कलर का लाइन दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस पूरे लाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा विवाद रहता है। चाइना की तरफ से कोशिश की जाती है इंडिया के अंदर एंटर किया जाए, हालांकि वो इंडिया के अंदर घुसा पड़ा है। जो अक्साई चीन वाला एरिया है ये भी यहाँ पर भारत का ही हिस्सा है, लेकिन वो कोशिश करता है कि LAC के अंदर भी यहाँ पर आ जाए, इधर की साइड पे भी और ज़्यादा अंदर आ जाए, तो यहाँ पर और ज़्यादा मैटर वो बेकार हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग पूरी तरह से फोकस करते हैं कि हम अपने पूरे एरिया को सिक्योर रखें, और काफ़ी बार हम लोगों ने यहाँ से चाइना के सोल्जर्स को भगाया भी है पीछे। क्लियर हुआ। बाकी अगर हम लोग देखें इंडिया चाइना के बीच में जो है कहाँ कहाँ पर डिस्प्यूट रहता है, तो एक तो रीजन ये हो गया, ये रीजन मैंने अभी आप लोगों को जूम करके ही दिखाया था। यहाँ पर ये पूरा हिस्सा जो है, ये पूरे हिस्से के अंदर ही बहुत सारे डिस्प्यूट्स रहते हैं। ठीक है, तो अक्साई चीन वाला रीजन हो गया जो कि वेस्टर्न सेक्टर में देखने को मिलता है। उसके बाद इंडिया चाइना के बीच में इधर सेंट्रल सेक्टर में डिस्प्यूट्स रहते हैं। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर एग्जैक्टली तवांग वाला रीजन देखने को मिलेगा। अभी पिछले कुछ टाइम में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारी जगह के जो नाम है वो बदल दिए, चाइनीज़ नाम रख दिए उसकी जगह पर। तो ये डिस्प्यूट हमेशा देखने को मिलता है। प्लस एक बच्चे को अभी पता होगा रिसेंटली किडनैप भी कर लिया था चाइना ने यहाँ से, है ना। तो ये सब यहाँ पर आप देख पाओगे, इधर इधर और इधर, ये 3 जगह पर काफ़ी सारे विवाद देखने को मिलते हैं इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, बाकी मैंने पेंगोंग सो लेक का ये पिक्चर है। पेंगोंग सो लेक में आपको पता होगा ये लेक कहाँ पे प्रेजेंट है। जब आप लोग इस वाले मैप को देखोगे तो लेक आपको बिल्कुल नीचे देखने को मिलेगा। और जब 2020 में एक विवाद हुआ था वो क्लैश पॉइंट यहाँ पर था, यहाँ पर आप देख पाओगे ये लड़ाई हो गई थी यहाँ पर, ठीक है, सोल्जर्स के बीच में। क्लियर हुआ। उसके बाद ये भी पोर्शन वही है जो कि आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, अभी हम लोगों ने इसको देख लिया है ऑलरेडी। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। फिर उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। देखो, इस आर्टिकल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस एग्जामिनेशन में, इनफैक्ट एसए में भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे पेंडेमिक का क्या इफेक्ट पड़ा है, और एग्जैक्टली मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपको पता होगा, मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि पेंडेमिक का, कोविड-19 पेंडेमिक का एजुकेशन सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। अब मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा है कि वो कौन से ईयर का था, बट मेंस में एग्जैक्टली वो क्वेश्चन था। कुछ दिन पहले मैंने, मतलब कुछ दिन तो नहीं, बहुत दिन हो गए, आपको मैंने वो क्वेश्चन दिया भी था। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हमने देखा पेंडेमिक स्टार्ट होता है 2020 में, और उसके बाद देखो लॉकडाउन वगैरह लगता है, और लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट आप देख पाओगे एजुकेशन सेक्टर के ऊपर ही पड़ता है।
इनफैक्ट आज के टाइम पर भी बहुत सारे जो बच्चे हैं वो नहीं जा पा रहे हैं स्कूल्स, और हमने देखा स्टार्टिंग में स्कूल्स वगैरह बंद हुए, लंबे समय तक स्कूल्स बंद रह गए, ठीक है, 2 साल तक यहाँ पर स्कूल्स काफ़ी बंद रह गए। तो इसकी वजह से हमने देखा है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया, स्कूल से उनको ड्रॉप कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आप कह सकते हो कि सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी, इकॉनमी वगैरह काफ़ी डाउन थी, लोगों के पास जॉब्स नहीं थी। तो पॉसिबल सिचुएशन यही है कि यहाँ पर जिन भी बच्चों ने ड्रॉप किया स्कूल से, उनके फादर मदर ऑलरेडी काफ़ी हद तक सफ़र कर रहे थे इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी से। इसकी वजह से यहाँ पर उन्होंने एक तरीके से अपने बच्चे को ड्रॉप करवा दिया। नाउ अगर हम लोग देखें तो होता क्या है, कोविड-19 पैंडेमिक स्टार्ट होता है 2020 में, और स्टार्टिंग में तो बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं, ठीक है, 30 लाख बच्चे एक तरफ, 20 लाख बच्चे एक तरफ, बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं क्लास 1 के अंदर। छोटी छोटी क्लासेस में जो बच्चे लेते हैं एडमिशन वो हुए स्टार्टिंग में 2020-21 के स्टार्टिंग में, जब यहाँ पर कोविड-19 पैंडेमिक स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया धीरे धीरे अगर हम लोग बात करें, कहानी जैसे आगे बढ़ती रही, कॉलेजेस बंद रहे, स्कूल्स बंद रहे ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। उसके बाद यहाँ पर एक डेटा आता है कि बहुत सारे बच्चों को वापस से मतलब ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है, मतलब कि उनको स्कूल से हटा दिया गया, स्कूल से निकाल लिया उन लोगों ने। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो स्कूल से निकालने से ज़्यादा पता है क्या हुआ है? देखो, पहले तो बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल्स में करवाया गया था, बाद में यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने प्राइवेट स्कूल से निकाल कर गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवा दिया है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर बताया गया 40 लाख बच्चे, 40 लाख स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूल से शिफ्ट होकर गवर्नमेंट स्कूल्स में हो चुके हैं। अब उसके पीछे का रीज़न यही बताया गया कि यहाँ पर ऑब्वियसली इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी एकमात्र रीज़न है जिसकी वजह से ये काम करना पड़ा, क्योंकि इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी नहीं होती तो यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स की फीस भी यहाँ पर भरी जाती है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स की फीस ऑब्वियसली आप देख पाओगे थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करी गई है। तो डेटा यह है कि यहाँ पर इतने सारे बच्चों को अभी क्या किया गया, शिफ्ट किया गया, मतलब इनके पेरेंट्स ने शिफ्ट किया, तो सारे बच्चे शिफ्ट हो चुके हैं प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल की तरफ। ये सारा डेटा एक रिपोर्ट ने दिया है, और वो रिपोर्ट बहुत ऑथेंटिक रिपोर्ट है जिसका नाम है UDISE। इसका मतलब है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, ठीक है, इसका आगे प्लस भी लगा लेना। तो यहाँ पर इसने ये सारा डेटा हम लोग को दिया है। ये जो रिपोर्ट है यहाँ पर ये काफ़ी सारा डेटा कलेक्ट करता है जो कि स्कूल्स के थ्रू अपलोड किया जाता है, तो काफ़ी ऑथेंटिक डेटा होता है। क्लियर हुआ? तो क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है आज के टाइम पर पैंडेमिक की वजह से, खासकर एजुकेशन सेक्टर में। तो आपने पैंडेमिक के कहीं पर भी इम्पैक्ट लिखा है कि पैंडेमिक का इम्पैक्ट एजुकेशन सेक्टर में क्या है, तो उसमें एक पॉइंट बस खाली इस आर्टिकल का ये ऐड कर लेना। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद आएंगे वर्ल्ड सेक्शन पर, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो दुनियादारी में एक ही इशू आपको देखने को मिलेगा, रशिया यूक्रेन का विवाद। बट उसके बाद एक आर्टिकल ये है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे बात क्या की गई है, जो यूरोपियन यूनियन है इसने काफ़ी सारे सेंक्शंस अभी टाइट कर दिए हैं रशिया के ऊपर, बहुत सारे सेंक्शंस लगा दिए हैं। यूरोपियन यूनियन के साथ साथ US आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे सेंक्शंस लग चुके हैं रशिया के ऊपर, बहुत ज़्यादा इकॉनमी इनकी सफ़र हो रही है, ठीक है। और क्या हुआ, अब क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है, इन्फॉर्मेशन ये निकल कर आती है कि यूरोपियन यूनियन ने एग्री कर लिया है। वेडनेसडे में यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 160 रशियन बिजनेस पीपल और साथ ही साथ जो लॉ मेकर्स हैं इनको सैंक्शंस ब्लैकलिस्ट के अंदर यहाँ पर डाला गया है। तो मतलब कि आप देख पाओगे हर तरीके से रशिया के पास जो इकोनॉमी है उनकी इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह से कट डाउन करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि रशिया आज के टाइम पर अटैक कर रहा है यूक्रेन को, और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन है, US है, ये नहीं चाहता कि जो यूक्रेन है उसको रशिया कैप्चर कर ले। तो इसकी वजह से रशिया को रोकने के लिए इस प्रकार से इकोनॉमिक सैंक्शंस को लगाया जा रहा है। ओके, ये क्लियर हुआ। प्लस उसके बाद रशिया के साथ साथ जो बेलारूस के बैंक्स हैं इनको भी यहाँ पर स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया। लगभग 3 बेलारूशियन बैंक्स हैं जिनको स्विफ्ट से कट डाउन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि देखो बेलारूस पूरी तरह से सपोर्ट में खड़ा है रशिया के, रशिया बेलारूस दोनों एक ही आपको देखने को मिल जाते हैं, दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हो ये करंट सिनेरियो देखने को मिलता है। बट इस आर्टिकल में इतना ज़्यादा दम नहीं है, बट इस आर्टिकल को हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक आर्टिकल आपको पता होगा कल इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आया था, वहाँ पे हेडिंग थी डू इकोनॉमिक सैंक्शंस वर्क एज अ डेटरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वाकई में जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं वो किसी भी कंट्री को बुरी तरह से हिट कर देते हैं? इकोनॉमिक सैंक्शंस होते क्या हैं, ये सारी चीज़ें आर्टिकल मेंशन करी गई थी। तो मैंने यहाँ पर इस आर्टिकल को उस वाले आर्टिकल से रिलेट कर दिया, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे बेहतरीन पॉइंट्स थे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को उसको बताने वाला हूँ, आप लोग अपने नोट्स में बना सकते हो, उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो पहली चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिरकार इकोनॉमिक सैंक्शंस होते क्या हैं, इसका मतलब क्या होता है। देखो, इकोनॉमिक सैंक्शन बेसिकली एक पेनल्टी है या फिर एक बैन लगा दिया जाता है किसी भी कंट्री के ऊपर,
ताकि वो जो कंट्री है उसकी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक शटडाउन हो जाए, उस कंट्री के पास कोई पैसा ना आए, वो व्यापार ना कर पाए, कुछ भी नहीं हो पाएगा, उस कंट्री की जो पूरी तरह से मतलब हालत है खासकर वो बहुत बुरी हो जाती है। अगर हम लोग बात करें तो होता क्या है, मान लो किसी कंट्री के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लग गए तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से उस कंट्री के अंदर से व्यापार कट डाउन कर दिया जाएगा, दुनिया भर से वो व्यापार नहीं कर पाएगी, इंपोर्ट नहीं कर पाएगी, एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, उनके पास जो पैसा आता था बाहर दूसरी कंट्री से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता था वो नहीं मिलेगा, प्लस यहाँ पर जो उनका ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट वगैरह था वो सब यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा, ट्रैवल के ऊपर बैन लगा दिया जाएगा, कोई उस देश में जा नहीं रहा है। ठीक है, अब ट्रैवल के ऊपर बैन लगाने से और भी बहुत सारे इफेक्ट पड़ेंगे कंट्री के ऊपर, उनके जो एसेट्स हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक कंट्री के बहुत सारी पूंजी अलग अलग देशों में देखने को मिलती है। तो अब जैसे रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे तो रशिया के जितने भी एसेट्स यूएस में, यूरोपियन यूनियन में देखने को मिलते हैं उन सबको सीज कर दिया गया है, उन सबको जब्त कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं, मतलब रशिया आज के टाइम पर व्यापार नहीं कर सकता। आपने सुना होगा कि तेल के प्राइस बहुत बढ़ने वाले हैं, तेल के दाम बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि रशिया व्यापार नहीं कर पाएगा। रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, बहुत सारी कंट्रीज उसके साथ व्यापार करेंगी नहीं, क्योंकि अमेरिका और ये यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज उसके साथ व्यापार नहीं करेंगी। ठीक है, तो क्लियर हुआ, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, इसकी वजह से कंट्री बहुत बुरी तरह से सफ़र करती है। अभी हम लोग बात करें तो क्या हुआ इस पूरे सिनेरियो के अंदर, जो देखो आज के टाइम पर सिचुएशन ऐसी है कि दुनिया भर की जो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंडेंट है। ठीक है, क्योंकि हर एक कंट्री पूरी कंप्लीटली तरीके से पूरी कंप्लीट नहीं है, हर एक कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ आपको लैक देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलेगी, तो हम लोग वो पूरा कर लेते हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेट करके, तो एक दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंडेंट है। और इस सिनेरियो में अगर एक किसी पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर इस प्रकार से सैंक्शन लगा दिया जाए, उसका जो ट्रेड वगैरह है वो बिल्कुल कट डाउन कर दिया जाए दुनिया भर से, तो उस कंट्री की हालत क्या हो सकती है आप लोगों को इसके बारे में समझ में आ जाएगा। इनफैक्ट कल आप लोग देख पा रहे होंगे काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश भी हुए थे किस चीज़ को लेकर कि बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि एप्पल हो गया, ठीक है, गुच्ची हो गया, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो सब यहाँ पर रशिया को छोड़ छोड़ कर निकल रही हैं। तो मतलब आने वाले टाइम पर मतलब रशिया के खुद एग्जैक्ट जो लोग हैं आज के टाइम पर वो काफ़ी नाराज चल रहे हैं व्लादिमीर पुतिन से, और इसी वजह से रशिया आज के टाइम पर और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी होता जा रहा है। फ्रस्ट्रेट किस चीज़ पर हो रहा है कि इधर से यहाँ पर सैंक्शन लग रहे हैं और उधर से वो यूक्रेन को कब्जा नहीं पा रहा, यूक्रेन को कैप्चर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, यहाँ पर 2 सप्ताह से ज़्यादा हो चुका है, लगातार ये इन्वेजन चल रहा है। इन्वेजन यहाँ पर रशिया ने सोचा नहीं था इतने दिन चलेगा, हफ्ते से अंदर अंदर यहाँ पर ये ख़त्म कर देंगे, इनका ये पूरा सोचना था, बट अभी चीज़ें थोड़ा सा उल्टी होती हुई चली जा रही हैं। क्लियर हुआ। बाकी अगर हम लोग बात करें जो ये सैंक्शंस है वो किसी इकॉनमी को इम्पैक्ट कैसे करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इम्पैक्ट तो बहुत बुरा पड़ेगा। किसी भी इकॉनमी के ऊपर अगर ऐसा लगेगा तो वो इकॉनमी पूरी वहीं पर बंद हो जाएगी पूरी तरह से। ठीक है, और खासकर यहाँ पर क्या होता है, रिस्क एलिमेंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है जब अलग अलग ग्रुप्स, बड़े बड़े ग्रुप्स यहाँ पर सैंक्शंस लगाते हैं, जैसे कि OECD, ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और साथ ही साथ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तब सिचुएशन और बेकार हो जाती है। नाउ रशिया के अगेंस्ट में कौन कौन से इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए गए हैं अभी तक, तुम आपको बताता हूँ। एक पिक्चर मैं लेकर आया हूँ, वो पिक्चर काफ़ी ज़बरदस्त है। ठीक है, उस पिक्चर को मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, मतलब वो बस खाली मिल गया गूगल पर, एक अच्छा पिक्चर है जहाँ पे हम लोग समझ पाएंगे रशिया के ऊपर आज के टाइम पर कौन कौन से सैंक्शंस लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देखो तो क्या क्या हुआ है, रशिया के जो यहाँ पर सेंट्रल बैंक के एसेट्स हैं वो सब अभी जब्त कर लिए गए। ठीक है, उसके साथ साथ आप देख पाओगे अभी क्या हुआ, रशिया के बैंक्स को स्विफ्ट कोड से बाहर निकाल दिया गया है। स्विफ्ट कोड मतलब यहाँ पर अगर इंटरनेशनली एक कंट्री से दूसरे कंट्री में व्यापार करना है तो स्विफ्ट कोड यहाँ पर लगता है। तो अब ये स्विफ्ट कोड यूज़ नहीं कर पाएंगे तो दूसरे कंट्री के साथ व्यापार नहीं कर पाएंगे, दूसरे कंट्री को पेमेंट नहीं कर पाएंगे, दूसरे कंट्री से पेमेंट नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो इसका इंतजाम करके बैठा है रशिया। वैसे भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है, आज के टाइम पर यही हो रहा है कि चाइना की तरफ ज़्यादा झुकाव बढ़ चुका है, पूरी तरह से डिपेंडेंट हो चुका है रशिया। उसके बाद रशिया के बहुत सारे जो एसेट्स हैं उनको फ्रीज कर लिया गया है। फिर उसके बाद जो एक्सपोर्ट्स है रशिया का वो सब यहाँ पर मतलब एक्सपोर्ट नहीं होगा रशिया के अंदर, वो सब यहाँ पर बंद कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह होती हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह होती हैं, वो सब देना बंद कर दिया। अभी सिर्फ और सिर्फ चाइना ही यहाँ पर रशिया को सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद जर्मनी के अंदर एक पाइपलाइन जाती है नॉर्ड स्ट्रीम के नाम से, आपको पता होगा। तो रशिया से एक पाइपलाइन जाती है नॉर्ड स्ट्रीम के नाम से जर्मनी में, और एक दूसरी पाइपलाइन जाती है नॉर्ड स्ट्रीम 2 के नाम से। तो जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 वाली पाइपलाइन है उसको हाल ही में रेडी किया गया, और इसमें इस पाइपलाइन में से रशिया बहुत सारी नेचुरल गैस जर्मनी को देने वाला था और उससे बहुत सारा पैसा कमाने वाला था। बट अभी जर्मनी ने बोला कि इस पाइपलाइन को भी हम लोग रोक देंगे, अब यहाँ पर ये काम नहीं होगा, तो इसकी वजह से रशिया के ऊपर नुकसान हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे एयरपोर्ट और मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दिया गया है। मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो ना ही कोई एयर ट्रैवल कर पाएगा, और मतलब
अब कोई ट्रैवल भी नहीं कर पाएगा, ट्रैवल वगैरह बैन रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कंट्री के अंदर इकॉनमी खासकर टूरिज्म से भी जो जनरेट होती है वो भी काफ़ी बुरी तरह से सफ़र होती हुई नज़र आएगी। क्लियर हुआ? तो आपको रिस्ट्रिक्शंस और इकोनॉमिक सैंक्शंस के बारे में पता चल गया। एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, वो ये है कि यूएस यानी अमेरिका ही क्यों सैंक्शन लगाता है? तो देखो, अमेरिका का जो डॉलर करेंसी, इनके डॉलर वो आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा पावरफुल करेंसी, आपने सब जगह सुना होगा, जो व्यापार चल रहा है वो डॉलर में चल रहा है ना। सब कुछ यहाँ पर आपको डॉलर में ही देखने को मिलेगा। किसी कंट्री की करेंसी को हम लोग कंपेयर करते हैं तो वो भी डॉलर से ही कंपेयर करते हुए नज़र आते हैं। तो अभी एक रोबस्ट, एक मजबूत करेंसी यहाँ पर रशिया की देखने को मिलती है, सॉरी अमेरिका की देखने को मिलती है। तो अमेरिका के सैंक्शंस इसी वजह से मैटर करते हैं, ठीक है। अमेरिका यहाँ पर ये बोल देता है, सॉरी यार सॉरी, हाँ, अमेरिका यहाँ पर ये बोलता है कि देखो, अगर कोई कंट्री यहाँ पर इसके साथ व्यापार करेगा जिसके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगाए, तो अमेरिका उस कंट्री के साथ व्यापार नहीं करेगा। इसी वजह से यहाँ पर हर कोई डर डर के व्यापार करना छोड़ देता है। ईरान का एग्जाम्पल ले सकते हो, ईरान के साथ भी तो यही हुआ था ना। ईरान के साथ जब ईरान मतलब सैंक्शंस लगा देते ईरान के ऊपर, ठीक है, तो अमेरिका ने तेल लेना बंद कर दिया और बोल दिया दुनिया भर से कि तेल नहीं लेना है। और ऐसा ही हुआ, धीरे धीरे किसी कंट्री ने तेल नहीं लिया, और उसके बाद यहाँ पर इंडिया ने भी बैन कर दिया था। तो अभी तक सिचुएशन ऐसी है कि ईरान के अंदर हालत बुरी हो चुकी थी। तो आप यहाँ से आप लोग रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो पूरे आर्टिकल का हमने अच्छे से पोस्टमार्टम कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बात की गई है, यूक्रेन ने वीट, ओट्स और जो अदर स्टैपल्स, अदर यहाँ पर फूड प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, उन सबको बैन कर दिया है, एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। मतलब यूक्रेन इन सारे सामान को एक्सपोर्ट नहीं करेगा। एक्सपोर्ट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कंट्री के अंदर खुद हालत बुरी है, कंट्री के अंदर लोग बहुत बुरी तरह से सफ़र कर रहे हैं। तो उनके लिए यहाँ पर अब क्या होगा, वो दिया जाएगा, बाकी जो है सामान ये एक्सपोर्ट नहीं करने वाले। तो बेसिकली ध्यान रखना, ये यहाँ पर यूक्रेन की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि यूक्रेन ने बोला है कि जो मिलेट, बकवीट, शुगर, लाइव कैटल, मीट और भी बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब यहाँ पर हम लोग अब एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। यूक्रेन की सरकार ने उसके ऊपर बैन लगा दिया है, ठीक है, ताकि कंट्री के पास यहाँ पर कुछ सामान बचे खाने पीने के लिए, क्योंकि वैसे ही व्यापार वगैरह हो नहीं पा रहा है। क्लियर हुआ? लेकिन आप अगर इस आर्टिकल को एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एक थोड़ा वाइड एस्पेक्ट से देखो, तो यहाँ पे भारत को भी फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। तो आप कहोगे यूक्रेन ने अपने कंट्री के अंदर सामान बैन किया, तो भारत को क्या फ़ायदा होगा? आपने सबसे ऊपर वर्ड देखा होगा वीट, हर जगह पर सबसे ऊपर वर्ड देख रहे होंगे वीट। वीट का अकाल पड़ने वाला है। यूक्रेन, रशिया बहुत ज़्यादा वीट को प्रोड्यूस करते हैं, तो भारत के पास यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है, ठीक है। अगर यूक्रेन यहाँ पर वीट को एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो भारत के पास अपॉर्चुनिटी क्या आएगी कि इन कंट्रीज़ की बजाय भारत इस वीट को एक्सपोर्ट करे अलग अलग कंट्रीज़ में। मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। अगर हम देखें तो दुनिया भर में जो गेहूँ है, और इस पूरे गेहूँ के अंदर एक लार्ज क्वांटिटी रशिया और यूक्रेन सप्लाई करते हैं। इनफैक्ट रशिया दुनिया का एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वीट का, ठीक है। जो भी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट हो रहा है उसका 18% रशिया यहाँ पर पूरा कर रहा है, और इसके साथ यूक्रेन भी है। 2019 का डेटा हमारा ये बोलता है कि रशिया, यूक्रेन दोनों साथ में मिलकर यहाँ पर दुनिया भर का जो वीट है उसका 25.4% एक्सपोर्ट किए थे। अभी यहाँ पे बात करें जो टॉप 5 देश हैं जो कि वीट को एक्सपोर्ट करते हैं, गेहूँ एक्सपोर्ट करते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो वो रशिया, यूएस, कनाडा, फ्रांस और यहाँ पर यूक्रेन का भी नाम है। और ये तो सारे एक्सपोर्टर हो गए। नाउ क्वेश्चन ये है, दुनिया भर में ऐसी कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा गेहूं को इंपोर्ट करती है? तो वो इजिप्ट आपको देखने को मिलता है। इजिप्ट के साथ साथ टर्की भी बहुत सारा गेहूं को इंपोर्ट करता है। भारत भी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का। तो यहाँ पर ये वर्ड सुनना, तो भारत भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है वीट का। बस दिक्कत यह है हम लोग यहाँ पर कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। लेकिन अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि यार रशिया, यूक्रेन अभी इस वीट को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी कि अलग अलग देशों को हम लोग ये वीट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करके हम लोग यहाँ से इन कंट्री से पैसा जनरेट कर सकते हैं, जो कि हम लोग को करना भी चाहिए। ये एक मौका है, यहाँ पर हम लोग काफ़ी कुछ अपनी पार्टनरशिप को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इससे हमारी इकॉनमी ही थोड़ी जनरेट होती हुई और ग्रो होती हुई नज़र आएगी। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। बाकी इसके बराबर में एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाएगा। यूएस ने यहाँ पर टर्न डाउन कर दिया है पोलैंड के ऑफर को। देखो, पोलैंड ने बोला था कि हम MiG-29 जो एयरक्राफ्ट हैं वो भेज देंगे यूक्रेन के अंदर, ठीक है। लेकिन यूएस ने यहाँ पर मना कर दिया, यहाँ पर नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है इस प्रकार के एयरक्राफ्ट भेजने की यूक्रेन के अंदर। तो ये आपको देखने को मिलेगा। बाकी हुआ क्या है, जेलेंस्की का कहना यह है, जेलेंस्की ने यहाँ पर ये बोल दिया कि देखो नेटो को वैसे भी ज्वाइन नहीं करेंगे हम अब, है ना, और बाकी सारी चीज़ें हैं जो रशिया के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जेलेंस्की ने बोला ये कि देखो, जो जेलेंस्की कौन है, वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने पहले ये बोला कि नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दो। नेटो से बार बार बोला यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दो। अगर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दोगे तो यहाँ पर वो रशिया को टैकल कर पाएंगे।
ऐसा यहाँ पर यूक्रेन का कहना था, बट नाटो ने मना कर दिया। नाटो ने नो फ्लाई जोन डिक्लेयर ही नहीं किया। ठीक है, अगर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर हो जाता तो क्या होता? अगर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर हो जाता ना तो इससे पॉसिबल था वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाता। कहोगे ऐसा क्या है इसमें? तो ऐसा यह है, अगर नाटो यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर देता तो इसका मतलब रशिया की जो एयरफोर्स है वो यूक्रेन के ऊपर नहीं आ सकती थी। अगर यूक्रेन के ऊपर तब भी इसके एयरक्राफ्ट चलते, बॉम्बार्डिंग करते, तो यहाँ पर मजबूरन नाटो को क्या करना पड़ता? रशिया की एयरफोर्स को अटैक करना पड़ता। और अगर नाटो रशिया की एयरफोर्स को अटैक कर देता तो व्लादिमीर पुतिन तो रिसेंटली कह ही चुके थे कि अगर यहाँ पर अटैक हुआ, अगर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर हुआ तो समझ लेना यहाँ पर डायरेक्ट रशिया न्यूक्लियर अटैक करना चालू करेगा और शुरुआत हो जाएगी वर्ल्ड वॉर 3 की। ये यहाँ पर एग्जैक्टली मेंशन किया गया था। आई होप आपको सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं। हर एक आर्टिकल का अच्छे से एस्पेक्ट देखकर चला करो, उस एस्पेक्ट में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या हुआ है। एक आर्टिकल को आप चारों तरफ से कनेक्ट कर लोगे ना तो वो सारी न्यूज़ भी कवर हो जाएंगी, प्लस जो करंट न्यूज़ है वो भी कवर हो जाएगी, और एक क्लैरिटी निकल कर आती है कि हाँ यार ये मुझे पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर है अच्छे से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ ना। उसके बाद ये आपको एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा। अगेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, खासकर जीएस पेपर 2 पॉलिटी से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। बात की गई है पीएमएलए के केसेस को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे में फोकस ये किया कि आज के टाइम पर जो पीएमएलए के केसेस हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि क्या हो रहा है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फाइल नहीं हो रही है टाइम पर, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इन सब चीज़ों को स्टेट को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस में लेकर चलना पड़ेगा। मतलब पीएमएलए की चीज़ में, पीएमएलए के अंडर में चीज़ें रेगुलर चल नहीं पा रही हैं, और इसी को लेकर क्या हुआ, कोर्ट के अंदर बहुत सारी पिटीशंस डाली गई। पिटीशंस ये डाली गई जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसके बहुत सारे प्रोविजंस हैं वो सही से वर्क नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट पीएमएलए का आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी हो रहा है, ये यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया। बाकी यहाँ पर काफ़ी सारे केसेस बताए गए और एक एक का स्टेटमेंट बताया गया, इन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला, ये हमारे काम का है नहीं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, बात की गई है पीएमएलए के वर्क के ऊपर। पीएमएलए यहाँ पर आज के टाइम पर प्रॉपरली वर्क करता हुआ नजर आएगा नहीं। क्वेश्चन ये है कि आखिरकार पीएमएलए है क्या, मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊं क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखो जब हम लोग बात करते हैं पीएमएलए की तो इसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। नाम से पता चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करता है। तो पहले क्वेश्चन दिमाग में ये आएगा मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, क्योंकि ये समझ में आ गया तो समझ लो सब कुछ समझ में आ गया। देखो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ तो ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना, वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस है जहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा जो पैसा होता है जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी मतलब गलत तरीके से कमाया हुआ है, ड्रग ट्रैफिकिंग से, टेररिस्ट फंडिंग से, तो गलत तरीके से कमा कर वो जो पैसा है उन सबको यहाँ पर दिखा देना एज अ वाइट मनी। ठीक है, ये हमारा वो लेजिटिमेट सोर्स है, उसको वाइट मनी में कन्वर्ट कर देना, वो यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। क्लियर हुआ? अब इस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए इस एक्ट को बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं पीएमएलए। इस मनी लॉन्ड्रिंग का मेजर मकसद है जो भी पैसा जनरेट किया जाता है गलत तरीके से उसको डर्टी मनी बोलते हैं, और डर्टी मनी को यहाँ पर वाइट मनी में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, क्लियर हुआ? नाउ अब ये पीएमएलए एक्ट है, ये क्या है? तो देखो पीएमएलए एक्ट जो है इसका मेजर मकसद है कि इस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। पीएमएलए के अंदर 2002 के अंदर एक बदलाव किया गया था, एक अमेंडमेंट किया गया था। मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ। तो जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अमेंडमेंट एक्ट है ये 2012 में आता है। हालांकि ये जो एक्ट है ये 2002 में आ जाता है। ठीक है, 2002 में ये एक्ट हमारे पास आ जाता है, लेकिन 2012 में यहाँ पर कुछ बदलाव होते हैं। बदलाव क्या होते हैं उसको समझते हैं। बदलाव ये होता है इसके अंदर अमेंडमेंट करे जाते हैं। जो पीएमएलए का सेक्शन 3 है वो ये बोलता है कि अगर देखो पहले क्या होता था, पहले कोई व्यक्ति अगर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, पहले यहाँ पर मान लो ये एक्स व्यक्ति यहाँ पर ये था जो कि जिसने मनी ट्रांसफ़र कर दिया किसी दूसरे व्यक्ति के में, ठीक है, अपना वाइट मनी में कन्वर्ट करके, तो इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता था, इसके खिलाफ कार्रवाई चलती थी। लेकिन अभी क्या बोल दिया गया, 2012 में जब ये अमेंडमेंट हुआ तो इसमें यह बोला गया कि अब मान लो ये एक्स व्यक्ति है जिसने यहाँ पर गलत तरीके से पैसा कमाया और इसने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे के अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों को यहाँ पर सज़ा होगी, दोनों को यहाँ पर पनिश किया जाएगा। उसके बाद अमेंडमेंट में, दूसरा अमेंडमेंट में क्या बोला गया कि यहाँ पर देखो पहले एक लिमिट है बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अभी उस लिमिट को कम कर दिया गया। मतलब यह है कि एक व्यक्ति अगर 10,000 रुपये की भी मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो बेसिकली तब भी उसके ऊपर यहाँ पर कार्रवाई करी जाएगी। ठीक है, उसके बाद पेनल्टी मारी जाएगी ना। क्वेश्चन ये है पेनल्टी कितनी हो सकती है, तो सज़ा तो मिलेगी। अगर कोई काम करता है इस प्रकार का, ये मनी लॉन्ड्रिंग करता है, तो उसको सज़ा है लगभग 3 साल की, और वो 3 साल कर बढ़ाकर यहाँ पर 7 साल तक की जा सकती है। और
फ़ाइन भी चार्ज किया जा सकता है। फ़ाइन जो है यहाँ पर इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। पहले जो है जब 2002 में एक्ट आया था तब इसकी जो फ़ाइन लिमिट है अपर वो 5 लाख रुपए की हुआ करती थी, बट अभी कोई लिमिट नहीं है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना अमाउंट चार्ज कर सकता है वो कुछ नहीं पता, तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारा फ़ाइन लगाया जा सकता है किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो भी ये मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आता है। तो बट क्वेश्चन ये है, चलो मनी लॉन्ड्रिंग समझ में आ गया। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात करें तो आज के टाइम पर मनी लॉन्ड्रिंग प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। ये यहाँ पर इसका मिसयूज़ होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब इसको केस देखने चाहिए थे मनी लॉन्ड्रिंग वाले, और ये देख रहा है साधारण केसेस, दूसरे केसेस को यहाँ पर देख रहा है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यहाँ पर ये बताया गया। तो बहुत सारे प्रोविजंस आज के टाइम पर वर्क नहीं कर रहे हैं पीएमएलए एक्ट के अंदर। ये डायरेक्टली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटिशन डाली गई है। सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर बोलता है कि भाई आपको प्रॉपर काम करना होगा, ठीक है। यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वगैरह जो भी करी है वो फाइल नहीं हो पा रही है टाइम पर, ठीक है। टाइम पर वर्क नहीं कर रहा है, और वर्क कर रहा है तो ऐसे केसेस को देख रहा है जो कि इसके अंडर में नहीं है। इसको केसेस देखने हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, कोई और से केसेस देखना चालू कर रहा है। तो ये चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है। आई होप आपको यहाँ पर इस मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में सारी बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। नाउ आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ आएंगे पेज नंबर 12 के ऊपर, दैट इज बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। यहाँ पर आप सारे ही आर्टिकल पर नज़र मार लो एक बार। सारे आर्टिकल के अंदर एक चीज़ कॉमन है, वो है ऑयल। ऑयल क्यों कॉमन है? क्योंकि अभी क्या हुआ, रशिया यूक्रेन, हाँ बिल्कुल, इन दोनों के बीच का जो विवाद है, इसकी वजह से जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ते रहे हुए नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम पर भारत के अंदर जो ऑयल के प्राइसेस है वो यहाँ पर 150 रुपये या 160 रुपये प्रति लीटर पहुँच जाएँ, ठीक है। अब ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि रशिया जो है एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑयल का। बहुत सारा ऑयल यहाँ पर प्रोड्यूस करता है रशिया, उसको बेचता है दुनिया भर में। इनफैक्ट भारत भी यहाँ पर रशिया से काफ़ी सारा ऑयल परचेज करता है। अब रशिया ऑयल यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पर इन क्राइसिस की वजह से तो भारत के अंदर ऑयल आ नहीं पा रहा है, और इंटरनेशनल लेवल पर ऑयल की वैसी शॉर्टेज की वजह से इसकी प्राइस बढ़ चुके हैं। अब इंटरनेशनल लेवल पर प्राइस बढ़ चुके हैं तो भारत को वही महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। महंगा तेल खरीदेंगे तो हमारी कंट्री से बहुत सारा पैसा जाएगा, ठीक है। मतलब उस सामान के लिए पहले ही हम लोग बहुत कम पैसे दे रहे थे ना, अब उसी सामान के लिए हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देंगे, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा। अब होगा क्या, बस इतने पे प्रॉब्लम लुटती नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि चलो हमने ज़्यादा पैसा देकर ऑयल खरीद लिया, अब ऑयल ज़्यादा पैसा देकर खरीदा तो हम कंट्री के अंदर भी तो उसको महंगा बेचेंगे, तो ऑयल के प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से पहले इतनी चीज़ों की वजह से, इतने प्राइस की वजह से काफ़ी बवाल मचा पड़ा है देश के अंदर, और अभी और ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो और ज़्यादा बवाल देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सरकार को मतलब मजबूरन कुछ ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। मान लो तेल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा पहुँच गए, 150 रुपये प्रति लीटर पहुँच गया, तो सरकार को यहाँ पर एक जोखिम लेना पड़ेगा कि इसके ऊपर टैक्स काटने पड़ेंगे। अगर सरकार यहाँ पर इसके ऊपर टैक्स काट कर उस तेल को सस्ता कर देती है तो सरकार के पास पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो इकॉनमी ऑलरेडी ग्रो नहीं हो पाएगी। तो ये कहीं ना कहीं आपस में सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। इसी वजह से यहाँ पर बताया जा रहा है क्या क्या प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर इंडिया को फेस करनी पड़ रही हैं, प्लस आने वाले टाइम पर भारत और क्या क्या ज़्यादा बुरी तरह से प्रॉब्लम्स को फेस करने वाला है, ठीक है, इन ऑयल प्राइसेस की वजह से। तो अभी इस एनर्जी प्राइसेस के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं कि इंडिया में भी काफ़ी सारे क्राइसिस देखने को मिलेंगे। एक इन्फ्लेशन, मतलब जो महंगाई है वो यहाँ पर एक अल्टीमेट लेवल पर जा रही है और आने वाले टाइम पर और भी ज़्यादा जाने वाली है। क्लियर हुआ? ये यहाँ पर इनफैक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है जो मैंने आप लोगों को काफ़ी सिंपल शब्दों में समझा दिया है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा आर्टिकल है, आपने देखा होगा आज के थंबनेल को, ठीक है। अब थंबनेल यहाँ पर सोच रहे हो कि यार मजाक कर रहा है ये, लेकिन ये रियलिटी है। ये आपने देखा होगा कि जो आपने आर्टिकल पढ़े होंगे तो पता होगा। वैसे कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तब ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आई, तो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करूं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि एक आर्टिकल हम अलग से रोज़ाना डिस्कस करते हैं जिसके ऊपर मैं थंबनेल को तैयार कर लेता हूं। तो आर्टिकल ही मैंने कल ही पढ़ा था रात, कल ही मैंने इसके ऊपर एक थंबनेल भी तैयार कर लिया था। थंबनेल यह है कि जो पृथ्वी है हमारी जल्दी यहाँ पर इस तरह से दिखने लगेगी, मतलब पृथ्वी के आसपास ऐसे रिंग बन जाएगी। जैसे सैटर्न है ना, सैटर्न के आसपास रिंग है, वैसे यहाँ पर आप देख पाओगे अर्थ के आसपास रिंग्स देखने को मिल जाएंगी। अब आप कहोगे ऐसा कैसे है, ऐसे कैसे पॉसिबल है, तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ इसको लेकर। देखो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि वाकई में ऐसे रिंग बन जाएगी। देखो रिंग तो बनेगी, लेकिन जैसा आपको पिक्चर में बना हुआ दिख रहा है, जैसे पिक्चर्स गूगल पर मेंशन्ड है, वैसा नहीं देखने को मिलेगा। मतलब इतनी खूबसूरत नहीं दिखेगी पृथ्वी, ठीक है। इसमें यहाँ पर मतलब एक भद्दा तरीके से दिखने लगेगी। क्यों? क्योंकि जो रिंग बनेगी ना, ये कूड़े की रिंग रहेगी। कूड़ा, डेब्रिस,
डेब्रिस क्या होता है, यहाँ पर सारा कूड़ा करकट जो कि स्पेस के अंदर यहाँ पर घूम रहा है, तो उसकी एक रिंग बनेगी। यहाँ पे आप देख पाओगे काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हैं। अर्थ विल हैव रिंग्स, तो पृथ्वी के पास रिंग्स होंगी जैसे सैटर्न के पास है, और जल्दी हमारे पास रिंग्स देखने को मिलेंगी। और वो जो रिंग्स बनेगी वो जंक से बनेगी। जंक मतलब उस कूड़े से बनेंगे। ऐसा नहीं है यहाँ पर कोई अपने आप रिंग बन रही हो, नेचुरली बन रही हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग उसके बारे में ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर आप लोग देख पाओगे इस प्रकार से 1957 में पृथ्वी थी। अब ये, हाँ एक चीज़ और, ये कूड़ा है किस चीज़ का, ये कूड़ा है सैटेलाइट का। हम लोग कितनी सारी सैटेलाइट भेज रहे हैं आज के टाइम पर। देखो सैटेलाइट भेजना बहुत ज़्यादा ईजी काम हो चुका है कंट्रीज़ के लिए, वो बहुत आराम से कर रही हैं। बहुत सारे सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा जा रहा है। अब सैटेलाइट को स्पेस में भेजने के बाद वो एक पर्टिकुलर टाइम तक वर्क करती है, उसकी एक लाइफ लाइन होती है। उसके बाद वो वहाँ पर बेकार हो गई, वो यूजलेस हो गई, तो उसको क्या करेंगे, वो यहाँ पर स्पेस के अंदर ही घूमती रहती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्पीड से। तो 1957 में आप देख पाओगे इस प्रकार से सिनेरियो था। 1992 के अंदर इतने सारे सैटेलाइट सेंड कर दिए गए। 2015 में आप देख पाओगे आज के टाइम पर बहुत सारे सैटेलाइट्स स्पेस के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जिसको हम लोग स्पेस डेब्रिस बोलते हैं। इनफैक्ट हमारा रॉकेट वगैरह भी जाता है वहाँ पर कोई सैटेलाइट लॉन्च करने, वो भी वहाँ पर पूरा जल के राख हो जाता है, वो सब कूड़े में बर्बाद हो जाता है, मतलब कूड़े में तब्दील हो जाता है। तो 1957, 2005, 2018, उसके बाद आप देख सकते हो जो 2030 आने वाला टाइम है, तो इस प्रकार से रिंग बनेगी। तो मतलब यहाँ पर कहना यह है कि कोई ये ब्यूटी नहीं दिखेगा, मतलब एक सुंदरता नहीं बनेगी, कोई नेचुरल रिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कूड़े की रिंग देखने को मिलने वाली है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, खासकर एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके बारे में भी ध्यान रखना, स्पेस डेब्रिस होता क्या है, ठीक है। बाकी मैंने आपको कोई और इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, जैसे कि हाँ हमारे सिलेबस में ना एक आर्टिकल सॉरी टॉपिक मेंशन्ड है अवेयरनेस इन स्पेस का, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने आर्टिकल पढ़ा रखा है, मतलब पढ़ा था मैंने कल, तो यहाँ पे बता रहा हूँ। रिसर्चर्स ने यहाँ पे बोला कि जो अर्थ है उसके पास रिंग होने वाली है सैटर्न की तरह। इशू यह है कि देखो बहुत सारी कंट्रीज़ आज के टाइम पर स्पेस में अलग अलग सैटेलाइट्स को भेज रही हैं, और ये आज के टाइम पर जो सैटेलाइट्स का सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और सैटेलाइट्स यहाँ पर बढ़ेंगी तो ऑब्वियस सी बात है, जो जंक है, जो कूड़ा है, वो स्पेस में और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिस हिसाब से सैटेलाइट बढ़ती रहेंगी। हालांकि सैटेलाइट लॉन्च करने से फ़ायदा बहुत सारा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ कि फ़ायदा नहीं हुआ है। आपके पास कितनी सारी फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं, इंटरनेट इतना स्पीड, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ आपको मिल चुकी हैं सैटेलाइट की वजह से। जो ये डेब्रिस है वैसे यहाँ पर क्या है, स्पेस के अंदर ऐड हो रहा है और ये एक जंक प्रॉब्लम बनता जा रहा है। लेकिन इसमें एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि बहुत बड़े बड़े हम लोग मिशन कर रहे हैं स्पेस के अंदर, वो कहीं ना कहीं बुरी तरह से हिट हो सकते हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर्स का यहाँ पर नुकसान हो सकता है। जैसे जैसे मान लो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो ट्रैवल कर रहा है, उससे कोई सैटेलाइट स्पीड से टकरा गई तो आप कहोगे सैटेलाइट तो छोटी सी है। तो कोई छोटी सी हो या बड़ी सी हो, उसकी स्पीड बहुत तेज़ है। स्पीड यहाँ पर बहुत तेज़ तरीके से यहाँ पर ये ट्रैवल कर रहे हैं स्पेस के अंदर, ठीक है, बहुत तेज़ी से। तो इनफैक्ट ऐसे लगेगा जैसे एक गोली लग गई हो। तो यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं ये बताया गया। तो उसके बाद जो ये डेब्रिस है यहाँ पे बताया गया, इसके अंदर मतलब एक बहुत बड़ा खतरा है ये, बहुत सारे सैटेलाइट्स के लिए, बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स के लिए, प्लस भारत के भी बहुत सारे यहाँ पर आप देख पाओगे मिशंस चल रहे हैं, ठीक है, हम लोग मिशन करने वाले हैं। तो अलग अलग मिशंस आपको ये देखने को मिलेंगे। तो अपने आप में ये बहुत ज़्यादा खतरनाक देखने को मिल जाएगा, जो भी कूड़ा आज के टाइम पर स्पेस में इकट्ठा हो रहा है। तो स्पेस डेब्रिस होता क्या है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ये दुनिया भर का एक बहुत बड़ा थ्रेट है, और प्लस ये सारा कूड़ा जो स्पेस के अंदर है, इसी को हमने स्पेस डेब्रिस बोला है। नाउ क्वेश्चन ये है, आज के टाइम पर स्पेस डेब्रिस कितना होगा? तो एक डेटा है जो कि नासा की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप लोग चेक कर सकते हो। जो रियल अमाउंट ऑफ स्पेस डेब्रिस है वो यहाँ पर बोला जा रहा है 5 लाख के आसपास आपको ये यहाँ पर देखने को मिलेगा, 5 लाख से 1 मिलियन के आसपास, ठीक है। और ये जो है बहुत बढ़ने वाला है। और पता है ये जितना भी कूड़ा है वो स्पेस में कितनी तेज़ी से ट्रैवल कर रहा है, 17,500 मीटर पर आवर, मतलब आप कह सकते हो कि 28,162 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पर ये सारा का सारा जो कूड़ा है वो ट्रैवल कर रहा है। तो अपने आप में स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है। अगर किसी भी चीज़ से टकराती है तो अगेन यहाँ पर उसको डैमेज कर देगा ये। तो इसी वजह से यहाँ पर बोला गया ये अपने आप में बहुत सारे मिशंस वगैरह के लिए खतरा बन चुका है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ आते हैं एडिटोरियल्स पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। देखो ज़्यादातर एडिटोरियल रशिया यूक्रेन के विवाद को लेकर ही चर्चा करते हैं। रशिया यूक्रेन का विवाद मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि एक अननेसेसरी वॉर हो रही है, कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं इस वॉर की। इसको लेकर बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। वॉर कैसे स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई, नेटो का क्या रोल है, वो सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, वही चीज़ें यहाँ पर वापस से मेंशन की गई हैं। तो एक ही आर्टिकल के ऊपर अभी तक हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर चुके हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना यहाँ पर हमारे लिए ज़्यादा अच्छा भी रहने वाला है नहीं, ठीक है। हमारा कंटेंट बहुत लिमिटेड होना चाहिए। आपको रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट के रिगार्डिंग मैं आपको सारी चीज़ समझाकर नोट्स वगैरह ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ कि किस प्रकार से आपको आंसर वगैरह लिखना है, ठीक है। बाकी
मैं कोशिश करूंगा कि उस वीडियो का लिंक मैं आज के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकूं, ताकि आप लोग जाकर उस रशिया यूक्रेन के विवाद को देख सको। अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा मैं आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूं कि कौन सी तारीख का वो वीडियो है, ठीक है। या फिर आप लोग को याद हो, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्योंकि मैंने काफ़ी बार पढ़ाया है, तो आप लोग को याद हो जिस दिन मैंने डिटेल में रशिया यूक्रेन का विवाद पढ़ाया है, तो आप लोग उसको यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगेन रशिया यूक्रेन बहुत सारे डिस्प्यूट्स आपको देखने को मिलेंगे। चांस फॉर पीस का मतलब यह है कि अभी जो यूक्रेन है, यूक्रेन ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे रशिया के साथ में, ठीक है। जो 2 एरियाज़ यहाँ पर रशिया ने उनको इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया है, वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा, ये आर्टिकल के अंदर, जो कि हमने अभी पेज नंबर 1 के ऊपर ही डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं। इकलौता एडिटोरियल है आज का जो कि ज़बरदस्त है। उसके बाद यहाँ पर एक और हम लोग देखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर लिखा गया है श्री कुमार चट्टोपाध्याय जी के थ्रू। इन्होंने यहाँ पर बताया वाटर मैनेजमेंट को लेकर, ठीक है। आज के टाइम पर वाटर मैनेजमेंट को लेकर क्या सिचुएशन है, हमें ज़रूरत है एक हाइड्रो सोशल अप्रोच की, ये यहाँ पर ये बताते हैं। देखो आज के टाइम पर जो साफ़ पानी है ना, वो बहुत ज़्यादा अंडर स्ट्रेस है। साफ़ पानी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में आज के टाइम पर देखने को मिलता है। यहाँ पर बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसको लेकर हमें काम करने की आवश्यकता है। इसको लेकर यहाँ पर इस टॉपिक पर ऑथर ने काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे कि ऑथर ने मेंशन किया, जो ग्लोबल वाटर सिस्टम प्रोजेक्ट है जिसको लॉन्च किया गया था 2003 में, एक जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द अर्थ सिस्टम साइंस पार्टनरशिप की तरह पर, ठीक है। एक जॉइंट इनिशिएटिव था किस किस का, ESSP का और GEC का। ESSP क्या है, तो अर्थ सिस्टम साइंस पार्टनरशिप, और GEC क्या है, ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज प्रोग्राम। तो इन दोनों के बेसिस पर एक जॉइंट इनिशिएटिव था ग्लोबल वाटर सिस्टम प्रोजेक्ट, ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो दुनिया भर का कंसर्न ये है कि आज के टाइम पर जो फ्रेश वाटर है, जो साफ़ पानी है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट पूरे अर्थ, पूरे पृथ्वी के सिस्टम पर आपको देखने को मिलेगा। जो फ्रेश पानी, जो साफ़ पानी है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आज के टाइम पर पड़ चुका है, ठीक है। और इसके पीछे यहाँ पर बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, अलग अलग फॉर्म में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्रेश वाटर हमारा बेकार होता हुआ नजर आ रहा है। नाउ फ्रेश वाटर और वाटर वैल्यूएशन को लेकर यहाँ पर ऑथर ने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं। इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया, जो चौथा असेसमेंट रिपोर्ट है 2007 के अंदर जो आया था, इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज का, मतलब IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज क्या है, ये काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आता है जो कि बात करता है क्लाइमेट चेंज को कैसे टैकल किया जा सके, ठीक है। तो इसकी चौथी असेसमेंट रिपोर्ट थी जो 2007 में आई थी। और इस रिपोर्ट ने बताया, इस रिपोर्ट ने लिंक भी किया कि आज के टाइम पर सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, उसके पीछे का रीज़न एक ये भी देखने को मिलेगा कि वाटर सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया जा रहा है। वाटर सिस्टम के अंदर बदलाव कर रहे हैं लगातार, आर्टिफिशियल तरीके से उसका जो नेचुरल, जो प्रकृति की देन है, उसके अंदर छेड़छाड़ की जा रही है। कहीं पर आर्टिफिशियल यहाँ पर चीज़ें लगाई जा रही हैं, जिसकी वजह से आज के टाइम पर प्रॉब्लम्स और बढ़ रही हैं, ठीक है। ये बताया गया। साथ साथ इन्होंने बोला जो ये गैप है डिमांड और सप्लाई की फ्रेश वाटर को लेकर, वो ज़्यादा बढ़ रही है और 2030 तक और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फ्रेश वाटर सबसे बड़ा कंसर्न आज के टाइम पर देखने को मिलता है, जो कि हमें अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। देखो फिर उसके बाद ऑथर क्या बोलते हैं, ऑथर यहाँ पे बोलते हैं 2030 में द फॉर्मेशन ऑफ 2030 वाटर रिसोर्स ग्रुप इन 2008। इसका मतलब क्या है, एक वाटर रिसोर्स ग्रुप को बनाया गया था 2008 में, ठीक है। 2030 तक का टारगेट लेकर हम लोग यहाँ पर लेकर चल रहे थे, वाटर को लेकर स्टडी कर रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर होता क्या है, हम लोग यहाँ पर अपना गोल लेकर चल रहे हैं। आपको पता होगा हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जब बात करते हैं तो इसमें हमारे 17 गोल हैं। UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है इसके ऊपर प्रीलिम्स में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट हमारा कब तक का, कुछ इस प्रकार से 2-4 दिन पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ना। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इस गोल के अंदर भी जो छठा गोल है उसको आप देखो, वहाँ पे बात की गई वाटर अवेलेबिलिटी, सबके पास पानी मिलना चाहिए, आपको एक अच्छा पानी, एक साफ़ सुथरा पानी मिलना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पर क्या है, जो हमने गोल अपना सेट कर रखा है वो गोल भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इंश्योर करना चाहिए कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले सभी लोगों को साफ़ पानी मिले। हम लोग सस्टेनेबल मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करें, तो ये हमारा टारगेट था। और उसके बाद यहाँ पर जो लेटेस्ट UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2021 की, जिसका टाइटल है वैल्यूइंग वाटर करके, ठीक है। इसने ही बहुत ज़्यादा जोर दिया कि वाटर का वैल्यूएशन प्रॉपर होना चाहिए, जैसा आज के टाइम पर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हम लोग देख पा रहे हैं कि जो वाटर है उसके साथ यहाँ पर काफ़ी सारी आर्टिफिशियल चीज़ें ऐड कर दी जा रही, मतलब पानी के अंदर नहीं, यहाँ पर अलग अलग तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट्स को लेकर चल रहे हैं।
जो कि कहीं ना कहीं फ्रेश वाटर को हिट कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर ऑथर के थ्रू कहना है। साथ साथ यहाँ पर ऑथर ने ये भी बताया कि इसके अंदर हम लोग को एक हाइड्रो सोशल साइकिल अप्रोच की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, हाइड्रो सोशल अप्रोच हमारे पास रहेगा तो हमें वो अप्रोच एक तरीके से प्रॉपर फ्रेमवर्क देगा, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन देगा। एक नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होना हमारे पास इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जो नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है वो क्या होती है, मैं आप लोग को थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में। ठीक है, साइंस एंड टेक का इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। देखो, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को हम लोग वाटर साइकिल भी बोलते हैं। वाटर साइकिल बोल दिया मैंने तो आपने समझ गए होंगे, बहुत पहले आपने बचपन में पढ़ा होगा। यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल जो वाटर है वो रिसाइकिल होता रहता है। देखो, जो पानी आज के टाइम पर वाटर के अंदर मूव हो रहा है, लैंड में है, ओशन में है, जो भी यहाँ पर पानी आपको देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर इवेपोरेट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर कंडेंसेशन देखने को मिलता है, बादल बनते हैं, देन उसके बाद यहाँ पर वो वापस से बरस कर नीचे जाता है। जो आपने वाटर साइकिल के बारे में सुना होगा, पानी यहाँ से उड़ा, भाप बनकर, फिर उसके बाद यहाँ पर क्लाउड्स बने, बारिश हुई, फिर उसके बाद वापस से वो नीचे आ गया। ठीक है, तो ये हमारा वाटर साइकिल कहलाता है। क्लियर हुआ? तो बहुत सारा पानी आपको देखने को मिलेगा। तो जो ये नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आज के टाइम पर हिट होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे आप देख पाओगे ऑथर के थ्रू कहना है। प्लस यहाँ पे क्या है, इसके पीछे का रीज़न, जो आज के टाइम पर फ्रेश वाटर सिस्टम को डैमेज किया जा रहा है, उसके पीछे का रीज़न है मानव के थ्रू करे हुए बहुत सारे एक्टिविटीज़। जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, नए नए रिवर चैनल को बना रहे हैं। नेचुरल रिवर चैनल अलग है, बट यहाँ पर मानव खुद यहाँ पर एक नेचुरल रिवर चैनल बना रहे हैं। ठीक है, इरिगेशन कर रहे हैं, अलग अलग, मतलब अलग अलग कुछ आर्टिफिशियल वे में काफ़ी सारे काम किए जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर यह बताया गया जो एक्वाटिक हैबिटेट है, ठीक है, उसको बदला जा रहा है। जो इसकी वजह से यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जो पॉल्यूशन है, जो वाटर क्वालिटी है, वो बुरी तरह से यहाँ पर अफेक्ट हो रही है। ठीक है, जो ये अलग अलग यहाँ पर काम किए जा रहे हैं इसकी वजह से। यहाँ पे साथ साथ बताया गया जो एक इंटर बेसिन ट्रांसफ़र है पानी का, ये यहाँ पर आप देख पाओगे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। क्या होता है, यहाँ पर पानी को ट्रांसफ़र करा जा रहा है एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरे पर्टिकुलर एरिया पे। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको पता होगा, दो रिवर्स को हम लोग लिंक करने के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। आपको बताओ, केन बेतवा का एग्जाम्पल ले लो, केन बेतवा लिंक को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, ये हम लोग देख पा रहे हैं। तो ये नेचुरल सिस्टम के अंदर यहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें ऐड की जा रही हैं जो कि हमारे नेचुरल इकोसिस्टम को हिट कर रही हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद यहाँ पर एक रीसेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पर ये बोलता है कि लगभग 110 वाटर ट्रांसफ़र मेगा प्रोजेक्ट बने हुए हैं। ठीक है, इनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वर्किंग में है। मतलब मतलब क्या है कि दो रिवर है, उनको एक कैनाल के माध्यम से जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार के वाटर ट्रांसफ़र मेगा प्रोजेक्ट्स को चलाया जा रहा है, जहाँ पे बहुत सारे पानी को इधर से उधर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर ये प्रोजेक्ट सब लगते हैं, जो भी अभी लगने हैं कंस्ट्रक्शन में, अगर ये लगते हैं तो इससे क्या होगा, एक आर्टिफिशियल वाटर कोर्स हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया, एक आर्टिफिशियल वाटर कोर्स क्रिएट किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर नेचुरली अलग बात है और आर्टिफिशियली यहाँ पर एक अलग चीज़ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर अगेन इंटरलिंकिंग के बारे में बताया गया। मैंने आपको बताया दो नदियों को जोड़ने का मुद्दा जो है, तो वहाँ पर वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर एग्रीकल्चर को लेकर चर्चा करी गई। एग्रीकल्चर और ग्रे वाटर यूज़ के बारे में बात करें तो आज के टाइम पर पानी के यूज़ को लेकर अगर हम लोग देखें तो जो क्रॉप लेवल है, जो फसलें हैं, उसमें हम लोग सबसे ज़्यादा पानी का कंजम्पशन करते हैं। राइस हो गया या मतलब जो गेहूँ हो गया, चावल और गेहूँ आपको देखने को मिलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, सबसे ज़्यादा इनकी ग्रोथ होती है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना कितना पानी लगता है, कितने टन में यूज़ होता है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना टन यूज़ हो रहा है, कितना ये हो रहा है। ठीक है, तो उस डेटा को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत, मतलब पानी तो यूज़ कर रहा है एग्जैक्टली। अगर हम लोग देखें दूसरे कंट्री से कंपेयर में अगर हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ पर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये यहाँ पर बताया गया। प्लस उसके बाद जो ग्रे वाटर है वो यहाँ पर हमारे कंट्री में यूज़ होता नहीं है, जो गंदा पानी है उसका प्रॉपर यूज़ कोई हो नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे। और साथ साथ बताया गया 55 से जो 75% का डोमेस्टिक वाटर है, ये यहाँ पर ग्रे वाटर में बदल जाता है, मतलब गंदा पानी बन जाता है वो। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया। साथ साथ और क्या बताया गया, हो क्या रहा है कि आज के टाइम पर अगर हम लोग देखें भारत के अंदर जो गांव वाले एरिया हैं, जो शहर वाले एरिया हैं, यहाँ दोनों ही जगह पर घरों में से बहुत गंदा पानी, ग्रे वाटर निकल रहा है। ठीक है, और ये जो ग्रे वाटर है प्रोडक्शन है रूरल एरियाज़ के अंदर, अगर हम लोग इसको देखें ये लगातार इंक्रीज़ होता होता अगर इकट्ठा करें तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग गांव और शहर का दोनों का ग्रे वाटर मिला तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको ये देखने को मिल जाएगा। और होता क्या है, इसी ग्रे वाटर को हम लोग क्या करते हैं, अपने जो भी इंडस्ट्री से निकल रहा है, घरों से निकल रहा है, वो सब फ्रेश वाटर बॉडी के अंदर चला जाता है। ठीक है, मतलब साफ़ पानी के अंदर चला जाता है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। और साफ़ पानी के अंदर जाने के बाद जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो ग्राउंड वाटर यहाँ पर भी बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो रहा है, इसको सुधार की ज़रूरत है।
ठीक है। तो मतलब पानी का हम लोग प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, हर एक सेक्शन में यहाँ पर बोला गया। साथ ही साथ यहाँ पर क्या हुआ, जो नेचुरल स्टोरेज है वो भी यहाँ पर कम होता हुआ जा रहा है। ठीक है, कैपेसिटी यहाँ पर कम होती हुई चली जा रही है। इश्यूज़ यहाँ पर बहुत सारे हो चुके हैं। यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग एक चीज़ देखें, इशू यहाँ पर सबसे बड़ा देखने को मिलेगा। चलो प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो हो रही हैं, लेकिन अब ये देखो क्या है, सबसे पहली बात हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे हमें करना क्या है। करना यह है, हमारे लिए सॉल्यूशन यह है कि जो हमारे पुराने पुराने सिस्टम देखने को मिलेंगे आज के टाइम पर, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हो गया, ग्रे वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि जो गंदे पानी को साफ़ करता है, गंदे पानी को ट्रीट करता है, उसको मैनेज करता है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया, ठीक है, वाटर यूज़ एफिशिएंसी हो गया। ये सारे हमारे यहाँ पर आप देख पाओगे बड़े बड़े इनोवेशन प्रोजेक्ट्स हैं। बट हो क्या रहा है यहाँ पर कि इनके साथ भी बहुत ज़्यादा इशू है कि ये प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं, इनके अंदर प्रॉपर रिनोवेशन नहीं देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर इनके ऊपर भी काम करना पड़ेगा, जिससे हम लोग पानी को एक अच्छा पानी का एक यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो क्लियर हुआ। फ्रेश वाटर आज काफ़ी ज़्यादा परेशानी में, यहाँ पर ये बताते हैं कि फ्रेश वाटर कैसे कैसे परेशानी में, एक तो आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो काफ़ी अफेक्ट हो रहा है, वाटर साइकिल वाला सिस्टम मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे घरों से गंदा पानी निकल रहा है, वो डायरेक्टली यहाँ पर साफ़ पानी को बर्बाद कर रहा है ना। तो ये फ्रेश वाटर को लेकर ऑथर ने लिखा है कि फ्रेश वाटर आज के टाइम पर काफ़ी सारे परेशानी में है, और इन सब के पीछे का रीज़न है ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानव के कुछ यहाँ पर हरकतें हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सब पानी हमारा बुरी तरह से अफेक्ट हो रहा है। क्लियर हुआ। तो हमने इस आर्टिकल को अच्छे से क्लियर कर लिया है। उसके बाद एक आर्टिकल यार ये भी है, लेकिन कल जब मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रहा था, प्लस उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं, आप लोग भी कर सकते हो, अपनी क्वारीज पूछ सकते हो। तो कल मैं रिप्लाई कर रहा था, बहुत सारे लोग कल मैं रिप्लाई, देखो रिप्लाई करने का टाइम कम मिलता है, लेकिन कल कर रहा था तो बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन ये भी थे, सर एडिटोरियल आप बता दो तो हमें समझ में आ जाता, लेकिन हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता। तो मैंने पूछा फिर सजेशन आप दो, फिर क्या कर सकते हैं हम लोग। तो बहुत सारे लोगों से पूछा मैंने ये, तो उन लोगों का कहना ये था, सर आप एक काम करो, पहले स्टार्टिंग में हम लोग को इस आसान सा आर्टिकल दे दो पढ़ने के लिए, हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर समझते हैं उसको, हम कोशिश करेंगे कि हमारी भी यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी बढ़े। तो आइडिया सही था, आइडिया मुझे भी सही लगा, आप लोगों को भी सही लग रहा होगा कि हाँ बिल्कुल अगर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी कुछ समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि एडिटोरियल की जो लैंग्वेज है थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है, ऑथर यहाँ पर यूज़ करता है अपनी टिपिकल सी लैंग्वेज, बट यहाँ पर वो मैटर नहीं करता, आराम से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो एक बहुत आसान सा आर्टिकल, मतलब कल ये बातचीत हुई, आज मुझे आसान सा आर्टिकल, ये बहुत आसान सा आर्टिकल है, एक एक लाइन आपको आराम से क्लियर होती हुई चली जाएगी। जो ओल्ड एज सिस्टम है, ठीक है, जो हमारे बूढ़े लोग हैं उनकी केयर के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसको लेकर यहाँ पर ऑथर ने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं। तो इस वाले आर्टिकल, बहुत छोटा सा आर्टिकल है, ज़्यादा लेंदी आर्टिकल नहीं है, आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, इसको आप लोग आराम से रीड कर सकते हो। क्या करूँगा मैं, इस वाले आर्टिकल को कट करके आपके जो हमारा टेलीग्राम चैनल है दीपा यादव एजुकेशन नोट्स वाला, वहाँ पे शेयर कर दूंगा। प्लस पीडीएफ तो आपको स्टार्टिंग में मिलता है, देखो पीडीएफ आपको थोड़ी देर के लिए मिलेगा, उसके बाद डिलीट हो जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग एक बार रीड कर सकते हो, तो रीड करना, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ाऊँगा, मैं भी आप लोगों को बताऊँगा नेक्स्ट डे पर। मैं आपको ये देखना है कि आप लोग कितना अच्छे से चीज़ों को समझते हो, इसी वजह से मैंने इस आर्टिकल को हाईलाइट नहीं किया है आज। ठीक है, कि पढ़ तो लिया है लेकिन हाईलाइट नहीं किया है, ताकि मतलब फिर मुझे याद आया कि यार सही आइडिया, मतलब अच्छा रहेगा कि जो भी अभी क्या है कि उन लोग पढ़ेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी डेवलप होगी, प्लस रीडिंग से क्या होगा, कॉम्प्रहेंशन, क्योंकि रीडिंग अगर यहाँ पर अच्छे से आती रहेगी, टोटल यहाँ पर समझते रहेंगे, तो इससे यहाँ पर कॉम्प्रहेंशन पढ़ने में भी यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी डेवलप होती रहेगी। तब आप लोग यहाँ पे अगर एडिटोरियल समझ में आ रहा है तो यहाँ पर आप लोग क्या कर पाओगे, जो है कॉम्प्रहेंशन भी काफ़ी अच्छे से, काफ़ी ईजिली तरीके से समझ पाओगे। क्लियर हुआ। ठीक है, तो ट्राई करना इस वाले आर्टिकल को, बाकी कोई परेशानी होती है तो मैं आपके साथ हूँ ही, कल डिस्कस करेंगे ही, और देखते हैं यहाँ पर आपने कितने अच्छे से इसको क्लियर किया है। ओके, नाउ इसके साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। हाँ, उससे पहले अपना जो क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन लिया था, उस क्वेश्चन का आंसर भी फटाफट देख लेते हैं, आंसर क्या है। तो 2016 में यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, गाडगिल कमेटी रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट न्यूज़ में देखने को मिलती है, आखिरकार किस चीज़ से रिलेटेड है। तो वेस्टर्न घाट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर इन कमेटी को बनाया गया था, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स में यहाँ पर काफ़ी हद तक आप कह सकते हो कि एनवायरमेंट को नुकसान पहुँच रहा था, तो एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए बेसिकली ये कमेटी आई थी कि पेड़ की कटाई नहीं होगी, ये सारी चीज़ें नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी। तो आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर, वेस्टर्न घाट्स को प्रोटेक्शन के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। क्लियर हुआ। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।